एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और इंडिया टीवी पर अब वक्त हो चला है सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर और उससे जुड़ी पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। दरअसल ये खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। टीएमसी के बागी सांसदों को चिट्ठी जो उन्होंने स्पीकर को लिखी थी वो पहली बार सामने आई है। इस लेटर में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, यानी कि उनके सिग्नेचर हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को ये लेटर लिखकर एक अलग गुट बनाने की मांग की थी। और ये जो लेटर है वो स्पीकर को 18 मई को लिखा गया था। जिन बागी सांसदों के नाम इस चिट्ठी में हैं वो हैं काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, पार्था भौमिक, जून माल्या और अबू ताहिर खान। प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, असित कुमार, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, मिताली बाग, माला रॉय और कालीपत सोरेन। लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनकी संख्या 2/3 से ज्यादा है और ऐसे में उन्हें अलग गुट मानते हुए लोकसभा में अलग बैठने की जगह दी जाए। तो ये वो बागी सांसदों के नाम हैं जो चिट्ठी में जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। एक बार फिर से आपको चिट्ठी और उन नामों के साथ दिखा देते हैं जो हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप वो चिट्ठी देख रहे हैं जो चुनाव के नतीजों के ठीक बाद 18 मई को लिखी गई थी स्पीकर को, और तभी से एक अलग गुट बनाने का फैसला कर लिया गया था। इन 20 में से 18 बागी सांसदों की तरफ से अब देखिए उनके नाम है। खलीलुर रहमान, उनके सिग्नेचर हैं यहाँ पर। इसके अलावा अबू ताहिर खान, उनके सिग्नेचर आप देख रहे हैं। साथ ही यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, ये वो तमाम सांसद हैं जो टीएमसी से अलग होकर एक नई पार्टी, एक नया गुट बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो चिट्ठी स्पीकर को लिखी वो ध्यान देने वाली बात है कि 18 मई को ही उन्होंने ये चिट्ठी स्पीकर को भेज दी थी और उसके बाद उस चिट्ठी में साफ साफ उन्होंने लिखा था कि वो अलग एक गुट बनाना चाहते हैं। कालीपद सोरेन का इसमें नाम है, इसके अलावा सयानी घोष का इसमें नाम है। और ये एक बड़ा झटका जरूर टीएमसी के लिए है। कुछ तो ऐसे सांसद हैं जो ममता के बेहद करीबी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा था कि काकोली घोष किस तरह से प्रचार कर रही थी। हालांकि ममता से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष पहले से ही ये दावा कर रही हैं कि उनके साथ 20 सांसद हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। वो हर वक्त किसी ना किसी के ऊपर ऐसा बोलते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक 20 है लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, काकोली को हमने सुना, ऐसे ऐसे नाम जिनके चिट्ठी में सामने आए हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है ममता को एक बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन जिन 20 और बाकी सांसदों का जिक्र वो कर रही हैं उनमें और कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि ये खबरें आम थी और काकोली घोष का जो पहला बयान मीडिया को आया था जब ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद लगातार ये कोशिश की गई कि बात तो कम से कम की जाए काकोली घोष से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ 20 सांसद है। हालांकि उस वक्त थोड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा था, कई नाम ऐसे थे जिसमें 3 से 4 मुस्लिम सांसद भी थे। तो कई लोग ये कह रहे थे कि शायद मुस्लिम सांसद बीजेपी के साथ ना जाए, लेकिन इसमें चाहे खलीलुर रहमान हो या फिर अबू ताहिर हो, यूसुफ पठान हो, तीनों इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा जो शाइनी घोष का नाम भी बाद में शामिल हुआ क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि शाइनी घोष बात नहीं कर रही थी और उससे पहले कहा जा रहा था कि शायद वो जो गुट है काकोली घोष का उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन बाद में खबर आई कि वो भी शामिल है। तो अभी हमारे सामने जो नाम है उसमें वो तमाम जो नाम पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं सभी शामिल है, चाहे वो शताब्दी राय और काकोली घोष का तो शुरुआत में ही से ही जिक्र है। बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय और अशित कुमारवल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सयानी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर, ये तमाम नाम
लगातार चल भी रहे थे शयानी घोष को छोड़कर, अब उन तमाम नामों की लिस्ट भी सामने आ गई है और इन्होंने ये मांग की है स्पीकर से कि लोकसभा में उन्हें अलग जगह पर बैठाने की व्यवस्था की जाए। 2/3 जो एक नियम के तहत उनके पास बहुमत है सांसदों का अपनी पार्टी में, तो उनको अलग जगह पर बैठाने की कोशिश की जाए और बाकी जो सांसद है जो बचे हुए उसमें चाहे कल्याण बनर्जी हो, कीर्ति आज़ाद हो, खुद अभिषेक बनर्जी हो, ये तमाम जो चेहरे हैं, या शत्रुघ्न सिन्हा हो, ये तमाम जो चेहरे हैं, यकीनन कल्याण बनर्जी का जैसे बयान आया वो अभिषेक बनर्जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा वो ममता दीदी के साथ है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को अपना जो व्यवहार है वो बदलना होगा। तो नज़र ये आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी के अलावा जितने भी सांसद और भी बचे हैं वो अभिषेक बनर्जी से नाराज़ नज़र आते हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि वो दीदी के लिए वफादार है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी से भी उनका अच्छा खासा रिश्ता रहा है, पहले बीजेपी से वो सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर और बचे हुए सांसद भी बहुत ज़्यादा अभिषेक बनर्जी को लेकर खुश नहीं है। बाकी 19 या 20 जो सांसदों की लिस्ट है वो तो अब सामने आ ही गई है और ये तो इन सांसदों की, विधायकों की नाराजगी को दूर करने का मोहलत भी यहाँ पर नजर नहीं आया कि बातचीत हो सके। जाहिर तौर पर नाराजगी है अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से, और जिस प्रकार से विधायकों ने साथ छोड़ा, सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया, अभी और सांसद इसमें साथ छोड़ सकते हैं टीएमसी का, तो राजनीतिक वापसी ममता बनर्जी की अब आने वाले दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। शोएब, बिल्कुल, देखिए कोई ये नहीं सोच सकता था कि टीएमसी का इस तरह का हाल होगा। हमने शिवसेना का भी हाल देखा, हमने एनसीपी को भी टूटते हुए देखा, कई पार्टियां टूटती हैं, लेकिन जैसे टीएमसी टूटी, इतनी 15 साल तक दीदी वहाँ मुख्यमंत्री रही, सरकार चलाती रही पश्चिम बंगाल में, लेकिन हारने के बाद जो हाल इस पार्टी का हुआ, भारतीय राजनीति के इतिहास में जल्दी से इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि 15 साल तक सत्ता लगातार चलाई हो जिस पार्टी ने, उसके विधायक और सांसद इस तरह से टूट जाए और वो अलग गुट बना ले। तो ये चीज़ें टीएमसी के साथ हुई है और ये बात दिखाती है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इसको दोनों ही नज़रिए से आप देखिए, एक नज़रिया है ममता बनर्जी का जिन्होंने बहुत सारे इसमें ऐसे नाम हैं जिनको सांसद बनाया और कोई परवाह नहीं की किसी की भी, उनको उन चेहरों को आगे लाया गया और चुनाव भी लड़ाया गया, राज्यसभा भी भेजा गया। दूसरा नज़रिया ये है कि ये सांसद अब चूंकि ये कह रहे हैं कि वो नाराज़ है और सही से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है ममता बनर्जी के साथ, तो वो अब दूसरे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो दोनों ही बात है, एक एहसान भी है ममता दीदी का कुछ सांसदों पर, वो उनके एहसान से जीते, लेकिन अब वो वफादार नहीं रहे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि दीदी के साथ उनका तालमेल नहीं, और जिस तरह से हमने देखा कि काकोली घोष का बयान भी आया कि अब उनका मन, देखिए जब इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं या उनकी नाराजगी को नोटिस या एड्रेस नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। हमने विधायकों के केस में भी देखा कि वो अभिषेक बनर्जी से बड़े नाराज थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे टीएमसी सांसदों से या टीएमसी के कई विधायकों से नाराजगी आम जनता की भी थी। काकोली घोष की सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी उन्होंने भेजी है, उसकी जानकारी मिली है। टीएमसी नेता इमरान पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता इमरान बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है। अब ऐसे में सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले में उनकी तरफ से जांच की मांग की गई है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहले तो पार्टी से अलग होना और उसके बाद इतने गंभीर आरोप लगाना, इन सबको हम कैसे देखें? निश्चित तौर पे जो आरोप लगे हैं और जो रिपोर्ट जो है इमरान के बारे में वो बहुत गंभीर है, और उसी बात को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच कराने की बात कही है। वो सिर्फ एक फॉर्मर राज्यसभा एमपी नहीं, बल्कि उनका ऐसी रिपोर्ट है कि सिमी जो कि पहले बैन है भारत में और बाद में पीएफआई हो गया, उसके वेस्ट बंगाल चैप्टर से उनके रिलेशन की रिपोर्ट है। दूसरी चीज ये कि जब कैनिंग नोआखाली में कोई हिंसा हुई थी तो उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा हिंदू संप्रदाय के लोगों के घर को जला दिया गया था, उसमें भी इनके और इनके फॉलोअर्स के ऊपर आरोप लगा था। इसके अलावा नया दिगंतर करके एक बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है जो कि जमाते इस्लामी का माउथपीस कहा जाता है,
उसका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी इनका नाम सामने आया। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसे हैं जो कि बहुत खतरनाक चीजों की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए काकोली घोष तहसीलदार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि इन सारे मामलों की जांच कराई जानी चाहिए। और इनको लेकर विदेश मंत्रालय और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है, देवेंद्र? चलिए, देवेंद्र को आप सुन रहे थे। बहुत सारी इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके आधार पर काकोली घोष ने ये गंभीर आरोप टीएमसी नेता इमरान पर लगाए और जो प्रतिबंधित बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन है उनसे जुड़े होने की बात कही। अब सीएम शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। काकोली घोष का ऐसे वक्त में चिट्ठी लिखना, ऐसे वक्त में पार्टी से अलग होना, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि न सिर्फ नाराजगी विधायकों और सांसदों में है, बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता का जो वर्चस्व था वो कैसे अब छोटा होता जा रहा है और एक नए राजनीतिक अध्याय की यहां से शुरुआत खासकर टीएमसी के लिए हो रही है। और यही कारण है कि स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एक अलग गुट ना सिर्फ बनाने की मांग टीएमसी के सांसद कर रहे हैं, बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि वो अलग सीट पर बैठना चाहते हैं। अब फर्जी साइन मामले में गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। 5.5 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान सीआईडी के ऑफिसर्स ने अभिषेक से उनकी डायरी के बारे में भी जानकारी ली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर आने के लिए कहा जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा किया जा रहा था। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक पर सीआईडी का शिकंजा, 5.5 घंटे पूछताछ। सीआईडी ने की पूछताछ, मुश्किल में ममता एंड पार्टी। हाईकोर्ट से राहत, बागियों ने बढ़ाई दीदी की टेंशन। फर्जी सिग्नेचर मामले में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक से करीब 5.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। अब सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को अपने साथ वो डायरी लेकर आने को कहा है जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी अपने साथ वो डायरी भी लेकर गए थे। सीआईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता फिलहाल, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया है। तो जैसे कि जाना जा रहा है कि जो डायरी में वो सिग्नेचर लिया गया था, उस डायरी को अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ में लेकर आने के लिए कहा गया था। तो क्योंकि वो जो रेजोल्यूशन कॉपी है उसमें कौन कौन दस्तखत किए थे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए ही वो डायरी मंगवाया गया था। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि वो डायरी भी अभिषेक बंदोपाध्याय आज लेकर आए थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे भी पूछताछ किया जा सकता है और ये उन्हें 24 घंटा पहले नोटिस भी दिया जाएगा। सीआईडी हेडक्वार्टर से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे ममता बनर्जी के घर उनसे मिलने पहुंचे, जहां कुणाल घोष और मदन मित्रा भी मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी जब घर के बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। हालांकि सीआईडी पूछताछ के दौरान अभिषेक से कौन कौन से सवाल पूछे गए और अभिषेक बनर्जी की तरफ से कौन कौन से पेपर सीआईडी को दिए, इस पर टीएमसी का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नो कमेंट। अभिषेक बनर्जी गुरुवार को सीआईडी दफ्तर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 6 बजे से पहले सीआईडी दफ्तर भवानी भवन में पेश होने को कहा था। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अभिषेक करीब 5:50 पर यानी डेडलाइन से ठीक 10 मिनट पहले भवानी भवन के भीतर दाखिल हुए, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की।
इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही सिग्नेचर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां की तुगलकाबाद इलाके में गुरुवार की रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पूरे घर में फैल गई। वहां खड़ी बाइकें, स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग बिल्डिंग की पहली और दूसरी फ्लोर तक पहुंच गई। बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता काफी कम था और इसी वजह से कई लोग अंदर ही फंस गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, 8 लोगों को रेस्क्यू करती है। इनमें से 3 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 लोगों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। दिल्ली के तुगलकाबाद की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कल देर रात 2 बजे इतनी भीषण आग लगी कि इस आग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। ये 5 मंजिला एक इमारत है जिसमें करीबन 10 फ्लैट है, जहां पर कई परिवार रह रहे थे। कल देर रात 2 बजे के करीब इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर कई गाड़ियां खड़ी थी। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ी कि गाड़ियों में आग फैलने लगी, गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी, गाड़ियों के टायर फटने लगे और ग्राउंड फ्लोर का धुआं ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो मदद के लिए आगे आए। जो लोग इस घर में, इस बिल्डिंग में कल देर रात सो रहे थे, उन्होंने बाहर निकलने की जब कोशिश की तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। सेकेंड फ्लोर पर साड़ी लटकी हुई है। सेकेंड फ्लोर के लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। बच्चे, बूढ़े, कई लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि करीबन 20 लोग, जब ये आग लगी तो 20 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 लोगों की फिलहाल इस आग की घटना में दर्दनाक मौत हुई है। पूरा जो ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें जाने के लिए और वापस आने के लिए एंट्री एग्जिट यानी यही दरवाजा है और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण आग लग चुकी थी, धुआं बाहर आ रहा था, आग की लपटें आ रही थी, अंदर गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी, इसलिए लोग इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए पड़ोसियों ने ऊपर से ड्रिल मशीन से उनके दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो छत का दरवाजा है वो पड़ोसियों के मुताबिक बंद था, इसलिए लोग छत पे नहीं जा पाए और समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने में मुश्किलें हुई। दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, दिल्ली फायर सर्विस जांच कर रही है कि आग लगने के असली कारण क्या है, लेकिन वही कहानी है कि एंट्री एग्जिट एक ही थी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, संकरी गलियां थी, फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में दिक्कत हुई और इस पूरी घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुगलकाबाद इलाके की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। यहां तक कि छत के गेट पर ताला लगा था, जिसकी वजह से लोग छत पर नहीं जा पाए। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने रेलिंग में साड़ी बांधकर नीचे उतरे। जैसे ही पड़ोसियों को आग की जानकारी हुई तो लोग बचाने के लिए पहुंचे। आसपास की बिल्डिंग के लोग छत पर पहुंचे और ताला तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में रोजाना आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जगह अलग होती है लेकिन हालात सेम होते हैं। ये जिस बिल्डिंग में आग लगी तुगलकाबाद में, उसमें भी वही हालात थे जो मालवीय नगर की बिल्डिंग में थे। एंट्री एग्जिट एक ही थी, बाहर निकलने का कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि छत बंद कर दी गई थी। जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का दरवाजा है वो बंद था क्योंकि आग केवल नीचे थी, ऊपर धुआं ही जा रहा था, आग की लपटें नहीं थी, इसलिए लोग ऊपर की तरफ भाग सकते थे, अपनी जान को बचा सकते थे। 3 लोग जो इस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई, शायद उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही ये रही कि छत का जो दरवाजा है वो तक बंद कर दिया था। मैडम, आप तो छत पे गई थी? मैं छत पे गई थी। मैं पहले नीचे मैंने आग बुझाई थी, फिर मैं टेरिस पे गई थी क्योंकि पब्लिक चिल्ला रही थी हमें बचाओ, हमें बचाओ। हमें ये लग रहा था कि पब्लिक ऊपर से सुसाइड ना कर ले अपने बचाव के चक्कर में। तो हम लोग जब पीछे भागे, सीढ़ियां चढ़ के गए
मतलब छत भी बहुत छोटी थी नीचे वाली, और ऊपर वाली छत बहुत ऊंची थी। तो हमने 2 सीढ़ियों को कतरों से बांध के, रस्सियों से बांध के सीढ़ी से जोड़ा गया। फिर ऊपर हम चढ़ने के बाद हमने जो देखा वहाँ का मंजर बहुत खराब था। धुआं मतलब दरवाजे के अंदर से निकल रहा था, और जो लोहे का दरवाजा है वो पूरा मेल्ट हो चुका था उस धुएं से। और फिर हमने उसको लात मारी, मैं और मेरे बेटे ने उसको लात मारी तो वो दरवाजा टूट गया। फिर हमने वो टंकियां तोड़ी, पानी की टंकियों में छेद किया। कि छत बंद थी, अगर छत बंद नहीं होती तो ये लोग ऊपर चले जाते, क्योंकि छतों पे लॉक था। अगर वो लॉक नहीं होता, एज इट इज सिर्फ कुंडी लगी होती, तो लोग अपना सेफ्टी से टेरिस से पहुंच सकते थे। ये दुर्घटना नहीं हो, हाँ, बस नीचे जो लगी थी, नीचे आगे लगी थी, बाकी पूरी टेरिस पे, पूरे फ्लोरों पे सिर्फ धुआं था। आग की लपटें नहीं थी। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई थी, और आग सीमित भी ग्राउंड फ्लोर तक ही थी। नीचे गाड़ियां थी, उनमें ब्लास्ट हो रहा था, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5th फ्लोर तक का एरिया है, वहां केवल धुआं गया था, आग की लपटें नहीं गई थी। लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही यहाँ पर भी हुई। ना कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे किए जा रहे थे, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर था, ना ही बाहर आने के लिए कोई दूसरा रास्ता था। यहाँ तक कि जो इकलौता रास्ता था छत का, वो भी बंद कर दिया गया था। बड़ी खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर लखनऊ से दिल्ली आ रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के कोच पर पत्थर मारा गया है। पत्थर से कोच का आउटर शीशा टूट गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी है। और इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। ट्रेन पर पत्थर फिरोजाबाद मखनपुर के बीच में किसी ने मारा, और पत्थर ट्रेन के E1 कोच पर मारा गया, जिसकी एक खिड़की का आउटर शीशा टूट गया। जानकारी ये भी है कि इसी कोच में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पत्थर मारने की घटना के बाद ट्रेन को टुंडला से पहले आउटर पर रोका गया, चेकिंग की गई और फिर ट्रेन को वापस दिल्ली के लिए रवाना किया गया। तो ये वो ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ट्रैवल कर रहे थे, और जिस वक्त ट्रेन के E1 कोच पर पत्थर मारा गया, उस वक्त इस ट्रेन के इसी कोच में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। जैसे ही ये जानकारी रेलवे के अधिकारियों को मिली तो आउटर एरिया में इस ट्रेन को रोका गया, पूरी जांच पड़ताल की गई, देखा गया कि सब लोग अंदर सुरक्षित हैं या नहीं, क्या मोहन भागवत सुरक्षित हैं या नहीं। उसके बाद इस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। हालांकि ये पत्थर किसने मारा, अब इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से जांच की जा रही है, और एक आरोपी को मामले में शिकंजे में भी लिया गया है। हैदराबाद से इंदौर तक शहर शहर भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के हाजीपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में EOW ने कड़ा एक्शन लिया है। तो चलिए सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं, जहां पर करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ACB ने रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी की, करोड़ों रुपए के आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। सरकार इंजीनियर मोहन नाइक के घर, दफ्तर समेत 17 ठिकानों में एक साथ तलाशी के दौरान टीम ने 55 लाख कैश, 2.5 किलो सोने के जेवरात, 6 किलो चांदी के जेवरात और करोड़ों रुपए के फ्लैट और जमीन का खुलासा किया। इंजीनियर मोहन नाइक पर लंबे समय से ठेकेदारों से कमीशन लेने, कॉन्ट्रैक्ट देने में कुछ खास कंपनियों का पक्ष लेने और पूरे राज्य में अपने प्रभाव वाला नेटवर्क बनाने का आरोप है। तो अब एंटी करप्शन की टीम जब पहुंची, रेड की, तो उसके बाद इन सारी बातों का पता चला, इतनी संपत्ति का खुलासा हुआ। इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद करप्शन को लेकर अब और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। लाखों कैश, करोड़ों की ज्वेलरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और आलीशान बिल्डिंग के बाहर लगी ये कार, ये सब उस काली कमाई का हिस्सा है जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंजीनियर इन चीफ के घर से बरामद किया है। तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इस इंजीनियर इन चीफ का नाम है मोहन नाइक। काली कमाई से
करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वाले इंजीनियर साहब देसी विदेशी महंगी शराब के भी शौकीन हैं। एसीबी रेड के दौरान घर से लाखों की शराब की ये बोतलें भी मिली हैं। तेलंगाना एसीबी ने रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआत मंगलवार को की थी और अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो चौंकाने वाला है। एसीबी ने जिन जिन ठिकानों पर रेड की उनमें हैदराबाद के माधापुर स्थित मोहन नाइक का घर और दफ्तर शामिल है। तो 15 ऐसे लोकेशंस भी हैं जो मोहन नाइक के करीबी, उनके रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों और बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोगों की है। एसीबी की अलग अलग टीम ने एक साथ 17 लोकेशंस पर रेड की तो अवैध कमाई से अर्जित करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। तेलंगाना एसीबी की रेड में इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के घर की तलाशी के दौरान 55 लाख रुपए नकद, करीब 2.5 किलोग्राम सोने के गहने, 6 किलोग्राम चांदी की वस्तुएं बरामद की गई। इनके अलावा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का घरेलू सामान, 11 लाख 25 हजार रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जिनमें 9 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप शामिल हैं और 25 लाख कीमत की 2 गाड़ी जब्त किए गए हैं। साथ ही 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट का भी पता चला है। तेलंगाना में करप्शन के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक ने बड़े पैमाने पर जमीन और बंगले में भी निवेश किया था। एसीबी टीम को रेड के दौरान जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक मोहन नाइक के हैदराबाद और निजामाबाद में जिन अचल संपत्तियों की पहचान की गई है उनमें निजामाबाद जिले के मुल्लांगी गांव में 19.38 एकड़ जमीन के 5 टुकड़े शामिल हैं, जिनकी सरकारी कीमत लगभग 82,89,000 रुपए है। एजेंसी को 7 फ्लैट भी मिले, जिनमें 3 कोमपल्ली में और 4 गाची बॉबली में है। इन फ्लैट की कीमत करीब 7.34 करोड़ रुपए है। एसीबी की तलाशी में मियापुर में 2.5 करोड़ रुपए का एक ट्रिप्लेक्स विला, कुकटपल्ली में 62.14 लाख का नया बना घर और निजामाबाद में एक और विला खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट का भी इनपुट मिला है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करने के लिए सरकारी इंजीनियर मोहन नाइक ने अपने सर्विस के दौरान जमकर करप्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकाने पर छापा मारा। शुरुआती जांच में कंडवाल के पास आय से 241% अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली। लोकायुक्त की 3 टीमें उनके मकान, उनके जिम और डिपार्टमेंटल स्टोर सहित अन्य परिसर में दस्तावेज की जांच में जुटी। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी तरह की कार्रवाई बिहार के हाजीपुर में भी देखने को मिली। करप्शन के खिलाफ यहां पर भी बड़ा एक्शन हुआ। बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर पर दबिश दी। हाजीपुर के बागमली मोहल्ला स्थित अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर और नगर परिषद कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचकर छापेमार कार्रवाई करने लगी। दस्तावेजों को इस दौरान अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। लेखपाल मनीष के ऊपर आय से 2 करोड़ ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया और मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी का आदेश मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची थी। अधिक संपत्ति मामले में रेड चल रहा है यहाँ पर। किनके यहाँ सर? मनीष कुमार के हैं। तो क्या है वो? सहायक हैं जी। सहायक। तो क्या ऐसा क्या मामला निकल गया है? क्या कुछ दस्तावेज सामने? 7% इस पर रेड अभी चल ही रहा। कहाँ से रेड चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा है और ऑफिस में चल रहा है और चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसे हालात हैं, जंग जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप अब ईरान पर हमला करने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उससे मंजूरी मिल गई है, इसलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी नहीं होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा यह भी है कि जल्द ही ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील साइन की जाएगी और इसमें 5 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को सीधे हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि आज रात ईरान पर जबरदस्त हमले करेंगे और उसे तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया था। इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही वो पलट गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद यह है कि इस वीकेंड पर यूरोप में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस साइन सेरेमनी में शामिल होंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने डील के अपडेट को लेकर के कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान सहित मिडिल ईस्ट के देशों के नेताओं से बात की है। ट्रंप के मुताबिक डील फाइनल होने के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय परेशानियां लोगों को तेल गैस को लेकर आ रही है वो खत्म होगी। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue. अमेरिका और ईरान में तनाव जारी है और इसका शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। अमेरिका ने ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक जहाज MT जलवीर पर हमला किया। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक तैनात हैं। इस जहाज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जहाज से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ओमान की नेवी और एयरफोर्स की टीम ने इस टैंकर के क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया। MT जलवीर शिप अफ्रीकी देश गिनी बसाऊ में रजिस्टर्ड है। ओमान में भारतीय दूतावास ने इस हमले की जानकारी दी। पिछले 3 दिनों में ये भारतीय नाविकों वाले जहाज पर तीसरा हमला है। अमेरिका की इस हरकत पर भारत सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को बुलाकर फटकार लगाई। दिल्ली के मालवीय नगर से खबर है, जहां एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लगी। गाजियाबाद के रहने वाले दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं और जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली इनके पैर में जा लगी। कहा, गाड़ियों की टक्कर के बाद चौराहे पर ड्राइवरों के बीच छिड़ी महाभारत। 90 सेकंड में 15 गोली चलाकर किस गैंगस्टर ने आधी रात फैला दी दहशत। 9 सीटर वाली गाड़ी में कैसे बैठाए गए 50 लोग। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 सेकंड में 15 फायर। आधी रात के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ना सिर्फ जिस पर फायरिंग हुई वो, बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों की नींद खुल गई। लेकिन गोलियों की आवाज की दहशत ऐसी कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को आधी रात के बाद एक घर के बाहर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग के दौरान हमलावर की पिस्टल कई बार जाम हुई। वो बार बार पिस्टल को रीलोड करता और फिर फायरिंग करता। एक बार तो पिस्टल जाम होने पर हमलावर ने अपने साथी की पिस्टल मांग ली और उसी से फायर करने लगा। एक शख्स घर के दरवाजे पर फायरिंग कर रहा था तो दूसरा पत्थर मार रहा था। लुधियाना के जगरांव इलाके में बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने घर के बाहर जमकर गोलीबारी और पथराव की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी करीब 1.5 मिनट तक रहे और इस दौरान 14 से 15 राउंड फायरिंग की गई। पत्थर भी मारे गए। जिस वक्त बदमाश बाहर दरवाजे पर फायरिंग कर रहे थे तब घर के अंदर मौजूद एक महिला की नींद खुली। आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने गई, लेकिन जैसे ही उसने हमलावरों को फायरिंग करते देखा उसने फौरन दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में छिप गई। फायरिंग के बीच बदमाश मोबाइल की लाइट जलाकर गोलियों के खाकी खोखे जमा करने लगे और फिर फायरिंग करने के बाद तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।
मकान मालिक ने पुराने रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन फायरिंग की इस वारदात के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। बस और कैंटर की टक्कर के बाद बस को हुए नुकसान के बाद चौराहे पर बवाल मचा था। बस के कर्मचारियों ने पहले कैंटर में तोड़फोड़ की और फिर ड्राइवर पर लाठी डंडों और रॉड से हमला कर दिया। बस कर्मचारी तोड़फोड़ कर रहे थे कि कैंटर के ड्राइवर ने पहले अपनी कृपाण निकाली और फिर तलवार और हमलावरों पर टूट पड़ा। तलवार देखते ही मौके पर भगदड़ मच गई। लोग चीख पुकार करने लगे। ड्राइवर तलवार से हमलावरों पर वार करने लगा। जान बचाने के लिए बस का एक कर्मचारी दुकान के अंदर छिपने लगा। ड्राइवर ने उस पर भी हमला कर दिया। ये देखकर आसपास के दुकानदार अपना शटर गिराने लगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरियाणा के गुरुग्राम के फारूक नगर के झज्जर गेट के पास एक बस और कैंटर में टक्कर के बाद यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां ड्राइवर ने तलवार निकालकर दहशत फैला दी। हालांकि शुरुआत बस कर्मचारियों ने की थी। टक्कर से बस का शीशा टूट गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई। फिर बस कर्मियों ने कैंटर के ड्राइवर पर हल्ला बोल दिया, लेकिन ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया। कैंटर के ड्राइवर ने तलवार निकालकर सबको खदेड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। फिर आपसी राजीनामे के बाद मामले को रफा दफा किया गया। ट्रैक सूट में सड़क से जा रही महिला के पास से एक बाइक गुजरी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। बाइक आगे जाकर रुकी। बाइक से दोनों उतरे और महिला की तरफ बढ़े। दोनों को अपनी तरफ आते देख महिला घबरा गई। वो पीछे भागी, लेकिन बाइक से उतरे बदमाश ने उसे पकड़ लिया, धमकाने लगा। तभी उसका दूसरा साथी भी आ गया। इसी बीच बदमाश ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल दी, जबकि दूसरा बदमाश महिला के गले से सोने की चेन छीनने लगा। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद महिला डर गई और बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सरेआम चेन स्नैचिंग की यह वारदात बिहार की राजधानी पटना में हुई। बुधवार को सुबह आरएमएस कॉलोनी में रहने वाली आरोही नाम की महिला कंकड़ बाग के जिम जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका पीछा किया और फिर उन्हें घेर लिया। पिस्टल दिखाकर युवती से उनकी सोने की चेन छीनी और बाइक से फरार हो गए। चेन छीने जाने के बाद युवती बहुत डर गई। वो दौड़ती हुई वापस अपने घर गई। बाद में इसकी शिकायत लोकल थाने में की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है, ताकि पटना में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले इन बदमाशों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। देवभूमि हरिद्वार में 2 पक्षों में गर्मागर्म बहस हो रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि ड्राई इलाका यानी जहां शराबबंदी है, वहां बार रेस्टोरेंट का बोर्ड कैसे लग गया। लोग पूछे तो पता चला कि मुंबई से आए लोगों ने ये बोर्ड लगवाया है। दरअसल हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर स्थित भाटिया भवन में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के किसी सीन के लिए भाटिया भवन के बाहर बार और रेस्टोरेंट के बोर्ड लगाए गए थे। इसको लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। स्थानीय व्यापारी, पार्षद और कई समाजसेवी मौके पर पहुंचे और मुंबई से आए फिल्म निर्माताओं के साथ तीखी बहस होने लगी। मुंबई से आए लोगों का कहना था कि उनके पास परमिशन है, हालांकि वो परमिशन शूटिंग के लिए थी या बार रेस्टोरेंट के बोर्ड लगाने के लिए, ये साफ नहीं हो सका। हंगामा काफी देर तक चलता रहा।
लोगों ने आरोप लगाया कि पैसों के लिए जानबूझकर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक महत्व को बदनाम किया जा रहा है, जिसके बाद भाटिया भवन के संचालक पहुंचे और सभी बोर्ड को हटवाया। तब जाकर ये मामला शांत हुआ। इस छोटी सी गाड़ी पर कितने लोग सवार हैं, देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हैं। अगर नंबर की बात करें तो इस गाड़ी में सिर्फ 9 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन इस पर करीब करीब 50 लोग सवार हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया। सवाल है, आखिर इतने सारे लोग इतनी छोटी सी गाड़ी में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो बिहार के नालंदा का है, जहां गाड़ी में 50 लोगों के बैठने का रिकॉर्ड अचानक बन गया। लेकिन उससे ज्यादा ये कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाने का मामला है। ये मोटर कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही इतने सारे लोगों की जान को जोखिम में डालने का मामला भी है। 9 सीटों वाली इस गाड़ी पर सवार होने वाले 50 लोग नालंदा के हरनौत नगर पंचायत के सफाई कर्मी हैं, जो बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिचित से मिलने पहुंचे थे। अस्पताल कैंपस में पहुंचते ही गाड़ी के सामने लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई हक्का बक्का था। गाड़ी के अंदर से लेकर छत तक ये सभी बैठकर अस्पताल पहुंचे थे। 20 से 25 लोग तो अंदर थे और करीब करीब उतने ही लोग गाड़ी की छत पर भी बैठे थे। इस लापरवाही ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नियमित जांच अभियान चलाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।